नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं, उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज का अपना जो टॉपिक है MCQ का जो रिवीजन अपन कर रहे हैं डेली टॉपिक वाइज जो RPS स्कूल देखा था एग्जाम के लिए, तो अपना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो चल रहा था वो चल रहा था कि आपके जो प्रोटोजोआ है, हेलमिन्थीज है, इंसेक्ट है एंड मोलस्का है। उसके रिगार्डिंग अपने पहले एक कंबाइन क्लास देखी थी, उसके बाद में एक प्रोटोजोआ की क्लास देखी थी। आज तीसरी क्लास है हेलमिन्थीज की, कि हेलमिन्थीज के अंदर जैसे प्लेटी हेलमिन्थीज है, एस्के हेलमिन्थीज है, निमेटी हेलमिन्थीज कह सकते हैं अपन। इन सभी के अंदर इनके जो जीव पाए जाते हैं वो ओवरऑल किस प्रकार से अपने यूजेबल हो सकते हैं या हानिकारक इफेक्ट कैसे करते हैं, वो कौन से रोग फैलाते हैं, कैसे क्रॉप प्रोडक्शन कम करते हैं, कैसे एनिमल के कल्चर को कम करते हैं, किस प्रकार से मांस के प्रोडक्शन को कम करते हैं, दूध के प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, उनके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, वो सभी चीज़ें आज इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे यहाँ पर हेलमिन्थीज की रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन वाइज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हेलमिन्थीज सबसे अधिक कृषि और पशुपालन पर प्रभाव डालता है, कृषि और पशुपालन पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो सीधी सी बात है, इनमें से देखेंगे अपन जैसे एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, टीनिया सोलियम, फेसियोला हिपेटिका और ट्राइकाइनेला स्पाइरेलिस। तो यहाँ पे अपन देखेंगे हिपेटिका जो शब्द है, फेसियोला हिपेटिका, ये कहाँ पे संक्रमण करता है? जो भी पशु वर्ग हैं, इन पशु वर्ग के जो लीवर है, लीवर के अंदर ये क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। इसका नाम है फेसियोला हिपेटिका। ठीक है, तो हिपेटिका जो है इसे लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है, इसे लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है और ये पशुओं के अंदर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। जैसे फेसियोला हिपेटिका एक परजीवी ट्रिमेटोड है जिसे सामान्य रूप से अपन क्या कहते हैं, यकृत फ्लूक या लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। इसे भेड़ यकृत फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है, जो मनुष्य सहित विभिन्न स्तनधारियों के यकृत को संक्रमित करता है, लीवर को संक्रमित करता है। और फेसियोलियासिस कौन सा रोग करता है? फेसियोलियासिस नामक रोग का एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो बनता है। इसमें प्रकार देखेंगे, एक परजीवी फ्लैटवर्म ट्रेमेटोड जो कि प्लेटी हेलमिन्थीज संघ से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? प्लेटी हेलमिन्थीज संघ से संबंधित जीव है। सामान्य नाम लीवर फ्लूक कहा जाता है, इसे कॉमन लीवर फ्लूक कहा जाता है इसे, और भेड़ लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है। इसका होस्ट अगर अपन देखेंगे कि ये किसमें सर्वाइव करता है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से यह है भेड़, मवेशी, गाय, भेड़ बकरी और अन्य जुगाली करने वाले पशुओं के यकृत को संक्रमित करते हैं, लेकिन मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है। रोग फेसियोलियासिस या फेसियोलियासिस नामक खाद्य जनित जूनोटिक रोग का कारण बनता है, जो पशुधन और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जीवन चक्र में अगर अपन देखेंगे, इसमें एक अप्रत्यक्ष जीवन चक्र पाया जाता है, जिसमें अकशेरुक मेजुबान घोंगे मतलब स्नेल जो है वो इनका क्या है, सेकेंडरी इंटरमीडिएट जो होता है होस्ट वो पाया जाता है, तथा एक कशेरुकी है जिसमें से एक जो है वो वर्टिब्रेट आएगा, जैसे सुअर और गाय वगैरह, जो भी जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं या मनुष्य होते हैं, दोनों में शामिल किया जाता है। तो इनके अंदर एक स्नेल होता है और एक जो है वो स्तनधारी कशेरुकी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप देखोगे यहां पर, कौन सा हेलमिन्थीज संक्रमण सुअर पालन उद्योग में महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान का कारण बनता है? तो सुअर पालन अगर आप करोगे और उसके अंदर
उसके मांस के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता हो, कम करता हो। इसका मतलब सुअर जो है, पिग है, वो उसका क्या है, कहीं ना कहीं परपोषी के रूप में जो है, इंटरमीडिएट के रूप में पाया जाता है, इसलिए उनके अंदर संक्रमण करते हैं। तो इनमें से कौन सा संक्रमण करता है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे एस्केरिस, ल्यूम्ब्रिकोइड्स, टीनिया सोलियम, फेशियोला हेपेटिका और हुकवॉर्म। तो इनमें से जो टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम का एक परजीवी के रूप में जो है वो पाया जाता है सुअर, इसलिए सुअर के अंदर जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर एज ए एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है टीनिया सोलियम। ठीक है, तो टीनिया सोलियम जो है वो इसके मांस के प्रोडक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। सुअर पोर्क टैपवर्म, ये किसे कहते हैं, पोर्क टैपवर्म किसे कहा जाता है, टीनिया सोलियम को कहा जाता है पोर्क टैपवर्म। टीनिया सोलियम के लिए मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में काम करता है। जब वे मानव मल से, मतलब ह्यूमन का जो फीकस होता है, मल होता है, उसके अंदर क्या होता है, टीनिया सोलियम के अंडे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिस्ट प्रेजेंट होते हैं। उन सिस्ट को कौन खाता है, तो सुअर खाता है, और वो सुअर के अंदर इंफेक्शन करते हैं, अंडे खाते हैं, वे संक्रमित हो जाते हैं, जो बाद में उनके, और ये जो अंडे हैं, इनसे जो इनके लार्वा है, इंसेक्ट है, वो निकल कर किस में चले जाते हैं, उनके टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं, लंबे समय तक टिश्यूज के अंदर पड़े रहते हैं और अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। जब इनके टिश्यूज के, इनके अंदर मसल्स के अंदर ये लंबे समय तक रहते हैं, और यदि सुअर का अध पका मांस और ह्यूमन के द्वारा खाया जाए, तो वो वापस संक्रमण किस में हो जाता है, ह्यूमन के अंदर हो जाता है। उनके उत्तक विशेष रूप से मांसपेशियों में ये सिस्ट के रूप के अंदर पड़े रहते हैं, लंबे वर्षों तक, कई वर्षों तक पड़े रहते हैं। जीवन चक्र, मनुष्य निश्चित मेजबान है इसका, ठीक है ना, इसका होस्ट है, जो अपनी आंतों में वयस्क टैपवर्म को आश्रय देता है। ये कहां से आते हैं, वयस्क टैपवर्म, इसका मतलब टैपवर्म जो सबसे पहले जो आते हैं वो कहां से आते हैं, तो इसके अधपका सुअर के मांस खाने से आते हैं, और इनके अंदर फिर इनकी लाइफ साइकिल चलती है। सुअर मानव मल से अंडे या गर्भवती प्रोग्लोटिड्स, प्रोग्लोटिड्स इसका जो पार्ट होता है जिनके अंदर अंडे बनने वाले हैं, प्रोग्लोटिड्स अंडे युक्त जो खंड होते हैं, खाने से संक्रमित हो जाते हैं। सुअर के पाचन तंत्र में अंडे फटने से लार्वा निकलते हैं, जो विभिन्न उत्तकों में चले जाते हैं और वहां पर सिस्ट के रूप में स्टोरेज हो जाते हैं तथा सिस्ट बनाते हैं। सिस्ट का मतलब यहाँ पर है सिस्ट कर्सी, ठीक है ना, ये एक लार्वा फॉर्म है सिस्ट कर्सी, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। यहां पर अपन देखोगे मनुष्य इन सिस्ट से युक्त अधपके या कच्चे जो मांस होते हैं सुअर का, यदि ह्यूमन के द्वारा खाया जाए, उसे अधपका या पूरा पका हुआ ना हो, उस टाइम पे ये सिस्ट जो है वो जीवित रह जाते हैं। सुअर का मांस खाने से संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि सिस्ट है वो जल्दी से डिग्रेड नहीं होती है, ठीक है। और इस सिस्ट से पोर्सिन सिस्टोकार्सिस जो लार्वा स्टेज है वो निकलती है। यह ट्यूनिन कोलियम के लार्वा, मतलब टीनिया सोलियम के लार्वा स्टेन से सूअरों को संक्रमण करते हैं। इसे पोर्क टैपवर्म के नाम से जाना जाता है। मानव संक्रमण, ये अलग अलग स्टेज दे रखी है इसकी, ठीक है ना, ये अलग अलग स्टेज रखी है। मानव संक्रमण कैसे करता है, टीनिया सोलियम सिस्ट युक्त अधपके कच्चे सूअर के मांस खाने से मनुष्यों के अंदर टीनिया सोलिया या टीनियासिस नामक रोग वयस्क टैपवर्म संक्रमण हो जाता है। टीनिया सोलियम के अंडों के अंतर्गत अंतर्ग्रहण करने से उनके अंदर क्या पाया जाता है, ये मस्तिष्क के अंदर चले जाते हैं। न्यूरोसिस्टोकोसिस सहित विभिन्न उत्तकों में सिस्ट का निर्माण कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर भी इसका संक्रमण देखने को मिलता है, समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आपको जो मेन कंटेंट है वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा हेलमिंथीज स्वाइन सिस्ट सेरकोसिस सूअर के मांस के कीड़े का कारण बनता है, जिसमें सूअर पालन उद्योग को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर वापस अपना देखेंगे अपन, टीनिया सोलियम अभी जो डिस्कस किया था उसी क्वेश्चन को इसकी लैंग्वेज चेंज करके दिया है। स्वाइन, यहाँ पर स्वाइन का मतलब होता है कि सूअर से रिलेटेड, स्वाइन सिस्टे सेरकोसिस सूअर के मांस के जो कीड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, टीनिया सोलियम होते हैं। इनके सिस्ट जो है उनको क्या करता है, इनके मांस के अंदर स्टोरेज कर दिया जाता है, और उसे क्या कहते हैं, सिस्ट सेरकोसिस कहते हैं। और सिस्ट सेरकोसिस जो है वो किसके कारण से होता है, टीनिया सोलियम के कारण से होता है, और इसी के अधपके मांस को खाने से ह्यूमन के अंदर इनका संक्रमण है वो बढ़ जाता है। यहां पे अपन देखेंगे स्वाइन
सिस्टिस सार्कोसिस का मतलब है कि सुअर में सिस्टिस सार्कोसिस जो टैपओमटेनिया सोलियम के लार्वा के कारण होने वाला एक परजीवी संक्रमण है जो सुअरों के उत्तक में सिस्ट या लार्वा के छोटे झिल्ली थैले बनाते हैं। ठीक है, तो सिस्टिस सार्कोसिस क्या है, जिसके अंदर इनके लार्वा पाए जाते हो, छोटी थैली नुमा बना लेते हो। सिस्टोसार्कोसिस क्या है, सिस्टोसार्कोसिस एक परजीवी संक्रमण है जो टैपओमटेनिया सोलियम के लार्वा के कारण से होता है। सुअर में सिस्टिस सार्कोसिस कैसे होता है, सुअर टैपवॉर्म के अंडों को निगलकर संक्रमण होते हैं, संक्रमित होते हैं। ये कहाँ से खाते हैं कि भी जो ह्यूमन का जो मल है उसको खाते हैं जो मानव मल के से दूषित होते हैं। मानव में सिस्टोसार्कोसिस कैसे बनता है, सिस्टोसार्कोसिस जो है उसकी जो प्रोसेस होती है, सिस्ट जो बनती है वो ह्यूमन के अंदर बनती है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पर मानव में सिस्टोसार्कोसिस कैसे होता है, मनुष्य भी टैपवॉर्म के अंडों को निगलकर संक्रमित हो जाते हैं और दूषित भोजन या पानी से माध्यम से खराब स्वच्छता के कारण से होते हैं। तो अपने अंदर तो सोइल से आता है ना, सोइल का संक्रमण होता है, सोइल से इन्फेक्शियस कंडीशन होता है, कंटामिनेटेड भोजन खाते हैं, कंटामिनेटेड जो जल है अगर वो आप यूज में लेते हो तो इसके जो अंडे हैं वो अपने बॉडी के अंदर आ जाते हैं, या फिर सुअर का मांस खाने से अपने अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हेलमिंथीज जैसे हुकवॉर्म मुख्य रूप से मानव और पशु स्वास्थ्य को किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और त्वचा रोग को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एस्केरिस है, जैसे हुकवॉर्म की अगर अपन बात करेंगे, एस्केरिस है, एस्के हेलमिंथीज के जो सदस्य हैं वो अपने खास तौर से कहाँ करते हैं, तो ये इंटेस्टाइन के पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर किसको करेंगे, पाचन से संबंधित जो आपका संक्रमण होगा, पाचन से संबंधित जो रोग होंगे वो किसके कारण से होता है, तो हुकवॉर्म के मुख्य कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, पाचक तंत्र को प्रभावित करेंगे। यहां पे आप देखोगे मनुष्यों में हुकवॉर्म संक्रमण जिसे एसिलोस्टोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है। परजीवी गोल कृमियों, मतलब जो हुकवॉर्म है, गोल कृमियों मुख्य रूप से एसिलोस्टोमा डुओडेनल और नेकेटर अमेरिकेनस के कारण से होता है, जो छोटी आंत में रहते हैं और दूषित मिट्टी के माध्यम से अपने अंदर फैलते हैं। हुकवॉर्म क्या है, हुकवॉर्म एक परजीवी निमेटोड है, राउंड वॉर्म जिसे अपन कह सकते हैं, जो मनुष्य और अन्य जानवरों की आंत को संक्रमित करते हैं। मनुष्य को कैसे संक्रमित करते हैं, यहां पर आप देखोगे गोल हुकवॉर्म लार्वा से दूषित मिट्टी पर नंगे पैर चलने से संक्रमित हो सकते हैं, त्वचा में प्रवेश करा जा सकता है। सामान्य प्रजातियां मनुष्य को संक्रमित करने वाली दो मुख्य जातियां हैं, एक तो है एसिलोस्टोमा डुओडेनल और दूसरी कौन सी है, नेकेटर अमेरिकेनस। ये दोनों ही कैसी हैं जो ह्यूमन को संक्रमण करती है। लक्षणों में खुजली वाले दाने शामिल होते हैं, रेड स्पॉट जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं जहां लार्वा त्वचा में प्रवेश करता है। पेट में दर्द, दस्त, थकान, गंभीर मामले, लोहे की कमी, एनीमिया मतलब आयरन की कमी के कारण से भी इस कैरेक्टर इसमें देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हुकवॉर्म संक्रमण का मानवों में मुख्य आर्थिक प्रभाव क्या है। ठीक है, तो मानवों में मुख्य आर्थिक प्रभाव क्या प्रभाव पड़ता है किसका, हुकवॉर्म के संक्रमण के कारण से। तो कृमि उत्पादन में कमी होगी, कृषि उत्पादन में क्या होती है, कमी होती है। स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि होती है, श्रम उत्पादन में कमी और गरीबी का कारण होता है या बीमारी का कारण होता है। उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, बीमारी के कारण श्रम उत्पादन में कमी होती है, स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि होती है और कृषि उत्पादन में भी कमी होगी, काम करने वालों की कमी होगी, तो कृषि उत्पादन में ऑटोमेटिक ही कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर आप देखोगे यहां पर कौन सा हेलमिंथीज पशुओं के यकृत में संक्रमण करता है, अभी अपन बात करे थे, जिसमें कृषि में आर्थिक नुकसान होता है। तो यहां पर फेस्युला जो हेपेटिका है, फेस्युला हेपेटिका है, ये किसके ऊपर, लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है, जो लिवर के अंदर संक्रमण करता है जिसके कारण डाइजेशन की प्रॉब्लम को कम कर देता है।
और एक बड़ा पशुधन को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा हेलमिंथेज जल जनित रोगों से संबंधित है। मतलब कंटामिनेटेड जो जल है, दूषित जो जल है, उसके सेवन से होता है, जो मानव और पशुओं में संक्रमण को फैलाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे फेशियोला हिपेटिका है, एस्केरिस लुम्बेरेडी है और ट्राइकेनेला स्पाइरेलिस है। तो यहाँ पर आप देखोगे एस्केरिस जो है वो क्या करता है, एक जल जनित रोग है, मतलब दूषित जो जल है उसके कारण से होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, इसके कारण से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखोगे यहाँ पर, स्वाइन फार्मिंग, इसे पिग फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। सुअर फार्मिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हेलमिंथेज के कारण से मुख्य आर्थिक नुकसान क्या क्या हो सकते हैं अगर ये इसका संक्रमण होगा। स्वाइन फार्म जब करते हो, ऐसे के हेलमिंथेज का अगर संक्रमण हो जाए इनके अंदर तो क्या होगा, सीधा सा है मांस का प्रोडक्शन कम होगा। तो कच्चे मांस का मूल्य बढ़ जाए, क्योंकि जैसे जैसे मांस मेच्योरिटी पे आएगा वैसे वैसे उनकी बॉडी के अंदर सिस्ट है वो बनने लगेंगे और संक्रमण बढ़ने लगेगा। तो कच्चा जो माल है उसकी, कच्चा जो मांस होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सबको क्या चाहिएगा, कच्चा मांस चाहिएगा, कि पके हुए मांस के अंदर तो संक्रमण ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कच्चे मांस की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। पशुओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, मांस की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। सभी सही है, ठीक है, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर आप देखो कच्चे मांस का मूल्यवान बढ़ना, पशुओं का स्वास्थ्य पर असर पड़ना, मांस की गुणवत्ता में गिरावट। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो हेलमिंथेज के कारण से इसका डी ऑप्शन सही आएगा, सभी सही है ये, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा हेलमिंथेज मानवों के पोषण में महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह आंतों से पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं। इसका मतलब आंत के अंदर पाए जाने वाले जो एंडोपैरासाइट हैं, जो आपके फूड के इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो सीधी सी बात है उस पशु को जितना मिलना चाहिए न्यूट्रिशन उतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से बहुत बड़ा नुकसान होता है। टीनिया सोलियम, एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स और हुकवॉर्म और ट्राइकेनेला स्पाइरेलिस। तो यहाँ पर एस्केरिस जो है ये क्या है, इंटेस्टाइन का एक एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है और अधिक मात्रा के अंदर क्या कर सकता है, फूड का रीएब्जॉर्प्शन कर सकता है, मतलब फूड का एब्जॉर्प्शन कर सकता है। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला अगर आप देखोगे यहाँ पर 10 नंबर, कौन सा हेलमिंथेज दूषित जल के संपर्क में आने से फैलता है और मनुष्य और पशुओं को संक्रमित करता है। तो यहाँ पर आप वापस देखोगे फेशियोला हिपेटिका। फेशियोला हिपेटिका जो है वो भी मनुष्य और पशुओं को दोनों को संक्रमित करता है और जो दूषित जल है, कंटामिनेटेड जल है, फूड है, उनके संपर्क में आने से होता है। यहाँ पे आप देखोगे 11 नंबर, हेलमिंथेज संक्रमण का कृषि उत्पादकता पर प्रमुख परिणाम क्या है। किसका, एस के हेलमिंथेज, मतलब हेलमिंथेज, तो हेलमिंथेज में सभी आ जाते हैं। हेलमिंथेज का कृषि उत्पादक पर प्रमुख परिणाम क्या है। फसल उत्पादक में कमी, श्रम की कमी, पशुपालन की लागत में वृद्धि और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखो फसल के उत्पादन में भी कमी होगी, काम करने वाले लोग कम होंगे, संक्रमण ज़्यादा फैलेगा। श्रम की कमी होगी, कार्य की कमी आएगी। पशुपालन की लागत में वृद्धि आएगी, क्योंकि पशुओं के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण उनकी डेथ भी हो सकती है, उनको इलाज कराने में लागत में सब जगह वृद्धि हो जाएगी। तो उपरोक्त सभी जो हैं ये सभी कारण हो सकते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखेंगे, कौन सा हेलमिंथेज मानव शरीर में कुपोषण का कारण बनता है। कुपोषण का मतलब है कि भी आपने जितना भी खाया है उसका 50% या उसका 20 से 30% न्यूट्रिशन, अगर आपका कोई इंसेक्ट अंदर आपके लगा है, आंत के अंदर लगा है, संक्रमण हो रखा है, तो वो क्या करेगा, पहले एब्जॉर्ब करेगा। और वो पहले एब्जॉर्ब करेगा तो आपके अंदर जो एसेंशियल आवश्यक जो है
उनको वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाने देगा, जिसके कारण से आपको किसका शिकार होना पड़ेगा, कुपोषण का शिकार होना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुपोषण का कारण बनता है क्योंकि यह आंतों में पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो पहले खुद अवशोषण कर लेंगे। तो इसका मुख्य कारण जो है वो कौन सा हेलमिंथेस हो सकता है, तो यहाँ पर टीनिया सोलियम है, एस्केरिस लुब्रिकोइड्स है, हुकवर्म है और ये है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा एस्केरिस लुब्रिकोइड्स, क्योंकि आंत का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरासाइट है जो आंत के अंदर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, पशुओं में हेलमिंथेस संक्रमण के कारण किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूध उत्पादन में कमी, मांस उत्पादन में कमी, बछड़ों का वजन बढ़ना, ये सभी कारण जो हैं वो किसके कारण से होते हैं, एस्के हेलमिंथेस जो हैं ये सभी प्रभाव दिखाते हैं अपना। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा हेलमिंथेस मछली पालन उद्योग में आर्थिक नुकसान का मुख्य कारण बन सकता है। मछली उद्योग में मतलब मछली के पालन जब आप करते हो, फिशिस कल्चर आप करते हो, तो उस टाइम पर उनके अंदर संक्रमण होता है। इसका मतलब फिश जो है वो भी उनका एज ए पैरासाइट के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे फेस्युला हेप्टिका, ये तो आपको पता है मोस्टली पशुओं के अंदर होता है। टेनिया सोलियम है पशुओं में और ह्यूमन के अंदर है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो है डाईफाइलोबोथ्रियम लेटम, ठीक है ना, डाईफाइलोबोथ्रियम लेटम, इसका ये मुख्य कारण है, सी आंसर। तो यहाँ पर आप देखोगे डिफाइलोबोथ्रियम लेटम, जिसे आमतौर पर मछली टैपवर्म, फिश टैपवर्म के नाम से भी जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। मछलियों के लिए हानिकारक है क्योंकि ये उन्हें संक्रमित करता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न करता है, खासकर जब मनुष्य कच्ची अधपकी संक्रमित मछली खाते हैं, जिससे यह परजीवी संक्रमित हो जाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, अपने अंदर भी संक्रमण फैलाते हैं अगर अपन इनका अधपका मांस खाते हैं, किसका, फिशिस का। जीवन चक्र की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर डी लेटम का जीवन चक्र जटिल है, जिसमें मीठे पानी की मछलियां मध्यवर्ती मेजबान के रूप में काम करती है, मतलब इंटरमीडिएट जो होस्ट है उसके रूप में काम करती है। संक्रमित मनुष्य या अन्य स्तनधारियों के अंडे पानी में छोड़ दिए जाते हैं। अपना जो दूषित मल है या और कुछ है उनके साथ में इनके अंडे जो है वापस पानी के अंदर चले जाते हैं और पानी के जाने के बाद में फिशिस जो है उनके अंदर संक्रमण फैलता है। इन अंडों से लार्वा निकलते हैं जो छोटे क्रस्टेशियन को संक्रमित करते हैं, छोटी मच्छियों को करते हैं, क्रस्टेशियन को, और उनको कौन खाती है, बड़ी मछलियां खाती हैं। जब मछलियां इन कोपपोड्स को खाती है तो लार्वा मछली के उत्तकों में भीतर में चले जाते हैं और वहां पर प्लेरोसैर्कोइड्स अवस्था के अंदर विकसित हो जाते हैं, मतलब उनके मांस के अंदर वहां पर अपने लार्वा इस्टेब्लिश करते हैं। मनुष्य इन प्लेरोसैर्कोइड्स से युक्त कच्ची मांस अधपकी मच्छी खाने से संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मनुष्य के अंदर भी संक्रमण फैलता है और इसका मुख्य कारण जो है वो मैंने बताई दिया आपको कि इसके कारण से मच्छी के जो पालन है उसके अंदर काफ़ी लॉस या गिरावट देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, हेलमिंथेस संक्रमण का मुख्य परिणाम पशुओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है। ठीक है, क्या प्रभाव होता है, यह अन्य रोगों के प्रति संवेदनशील बढ़ाता है। ठीक है, इम्यूनिटी पावर को तो कम करेंगे, प्रजनन दर में कमी करते हैं, मृत्यु दर के अंदर वृद्धि करते हैं, उपरोक्त सभी है। अन्य रोगों के प्रति संवेदनशील भी बढ़ाते हैं, प्रजनन दर में कमी भी करते हैं और मृत्यु दर को बढ़ाते हैं। तो उपरोक्त राइट आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि ये सभी कारणों का मुख्य कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 16 नंबर, कौन सा हेलमिंथेस मानव शरीर में सिस्ट सैर्कोसिस मस्तिष्क के कीड़े का कारण बनता है, जिससे चिकित्सा खर्चों में वृद्धि होती है, मतलब मेडिकल जो फील्ड है उसके अंदर काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर आप देखोगे टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम जो है एक बड़ा ही प्रॉब्लम करने वाला एक परजीवी है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा टीनिया सोलियम। 17 नंबर के अंदर क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा हेलमिंथेस दूध उपयोग में प्रमुख चिंता का कारण है, या उद्योग में, है ना, दूध उद्योग में मिल्क इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर आप देखोगे, मिल्क प्रोडक्शन में आप देखोगे तो मुख्य चिंता का कारण बनता है, क्योंकि यह गायों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो कौन सा प्रभावित करता है यहाँ पर, फेस्युला हेप्टिका, जो इनके लीवर को संक्रमित करते हैं और लीवर संक्रमित करने के कारण से पूरी बॉडी में डाइजेशन की प्रॉब्लम
शुरू हो जाती है, जिसके कारण से उनमें दूध का जो प्रोडक्शन है उसमें भी गिरावट देखने को मिलती है, पशुओं की डेथ होने लगती है। तो इसका मुख्य कारण कौन सा है? प्लेटीहेलमिंथिस का है, यहाँ पर फेसियोला हेप्टिका। अगला अगर आप देखो कि यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामीण क्षेत्रों में हेलमिंथिस संक्रमण का आर्थिक बोझ किस कारक से संबंधित होता है? क्यों होता है? स्वास्थ्य की देखभाल की कमी होना, खराब स्वास्थ्य और हाइजीन की कमी होना, कृषि पर निर्भरता। ये सभी कारण ऐसे हैं कि ये हेलमिंथिस का संक्रमण के बोझ, मतलब इनको ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 19 नंबर, यहाँ पर 19 नंबर में देखोगे हेलमिंथिस संक्रमण का मुख्य आर्थिक प्रभाव क्या होता है? किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं? श्रम उत्पादकता में कमी करते हैं, चिकित्सा खर्चों में वृद्धि करते हैं और कृषि उत्पादक में गिरावट। सभी कारण है इसके भी, ये तीनों कारण जो है वो सही कारण दिए हुए हैं। राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हेलमिंथिस मानव शरीर में आंतरिक रुकावट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बन सकता है, जिससे महत्वपूर्ण चिकित्सा खर्च बढ़ जाते हैं? तो यहाँ पर टीनिया सोलियम है, एस्केरिस लुब्रिकोइड्स है, हुकवॉर्म है और फेसियोला हेप्टिका है। तो ह्यूमन के अंदर तो एस्केरिस का सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो इसके कारण से अपने ज़्यादा मेडिकल जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एस्केरिस लुब्रिकोइड्स। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन जो हैं वो अपने हेलमिंथिस के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से यहाँ पर समाप्त होते हैं। और सभी स्टूडेंट्स अपना रेस्पॉन्स जरूर दे के जाइए, कैसा लगा आपको वीडियो। और इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक भी अपन लेके आएंगे आपके जो भी MCQ है उनके साथ साथ में, ताकि लास्ट टाइम पे आपके जो टॉपिक है, थ्योरी है, वो आपके MCQ के माध्यम से क्लियर हो सके। तो रेगुलर आप लोग अपने चैनल के ऊपर विजिट करते रहिए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।